हेलो एवरीवन, मैं अंजू और आज मैं आज मैं टेस्ट 1 डिस्कस कर रही हूँ। इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका आंसर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज पहला क्वेश्चन है कि कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। आपको बताना है कि कोरियोलिस बल के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया हुआ है कि यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। कोरियोलिस बल के बारे में बताया गया है कि ये पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। सेकेंड है कि यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पे विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है आपको। केवल 1, केवल 2 और 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पहले हम देखते हैं कोरियोलिस बल के बारे में। कोरियोलिस बल आखिर होता है क्या है? तो कोरियोलिस बल होता है कि जब हम पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक बल उत्पन्न होता है, एक काल्पनिक फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है और उसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की खासियत ये है कि ये भूमध्य रेखा पे, जैसे कि ये हम पृथ्वी के बारे में, हम ग्लोब के बारे में बात करते हैं, तो ये ग्लोब है। जीरो डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा, आप जो भी बोल सकते हैं। इसके उत्तर में नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, एंड इसके दक्षिण में साउथ हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो और 90 डिग्री पे क्या होता है? 90 डिग्री पे पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये पोल है। तो कोरियोलिस फोर्स के खासियत क्या है कि ये भूमध्य रेखा क्या है? ये इक्वेटर 0 डिग्री पे एकदम शून्य होता है, 0 होता है कोरियोलिस फोर्स का मान। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ध्रुवों पर, उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। तभी आप देखते होंगे कि ये चक्रवात हो गया, ठीक है, साइक्लोन, वो कि इक्वेटर पे भूमध्य सागर के पास नहीं आता है, क्योंकि उसको चक्रवात के बनने के लिए भी कोरियोलिस फोर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा सेकंड वाले नंबर सही है, क्योंकि यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में अपने जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है ना, उसके दाहिनी तरफ वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जैसे यहाँ से इस तरीके से चल रहा है वायु, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये अपनी दाहिनी तरफ कौन सी हो जाएगी? इस साइड, तो अपने दाहिनी तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, अपने बाईं तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमारे क्वेश्चन में नहीं था। सेकंड है कि यह फर्स्ट कथन है कि यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो ये कथन भी सही हो जाएगा कि पवन वेग की वृद्धि जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा। और कोरियोलिस फोर्स फैक्टर ये है कि ये केवल गतिशील वस्तुओं पर ही ये लगता है। ठीक है, गतिशील वस्तुओं के लिए ये प्रभाव डालता है, जैसे कि हवा हो गया, ठीक है, महासागरीय धाराएं हो गए, ये सब पे ये डिफ्लेक्शन आता है। तो इस तरीके से दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमसे पूछा गया था, सही उत्तर बताना है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यहाँ आपको सूचना दिया गया है और उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है क्षेत्र का नाम, पर्वत श्रृंखला का नाम एंड पर्वत का प्रकार। तो पहला क्या है? मध्य एशिया वोस्चेज एंड वलित पर्वत। पर्वत श्रृंखला का नाम है वोस्चेज, और आपसे बोला गया है कि ये मध्य एशिया में है या नहीं, और क्या ये वलित पर्वत है या नहीं। उसी तरीके से सेकेंड है यूरोप आल्प्स वर्णशोथ पर्वत,
उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत, वलित पर्वत, एंड दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत और वलित पर्वत। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कौन सा युग्म सही है? उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां जो है जो सही सुमेलित किया गया है? केवल 1, 1, केवल 2, केवल 3 एंड सभी 4। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ देखिए कि जो वोस्चेज पर्वत है, ठीक है, वोस्चेज जो पर्वत है ये वलित पर्वत नहीं है, ये क्या है, वोस्चेज जो है ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। ये कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत है। तो और ये मध्य एशिया में भी नहीं है, वोस्चेज जो है ये मध्य एशिया में नहीं है, कहाँ है? ये फ्रांस में है। तो इस तरीके से फर्स्ट तो क्या हो जाता है, गलत पंक्ति हो जाता है। सेकेंड है यूरोप में है आल्प्स, इतना तक तो सही है, लेकिन ये फ्रंसोत पर्वत नहीं है, जो आल्प्स है ना ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत। तो इस तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। थर्ड है उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत है और ये वलित पर्वत है, ये बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है और ये भी वलित पर्वत है और ये भी सही हो जाता है। तो इस तरीके से केवल 2 हमारे पास जो पंक्तियां हैं सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से किनकी सीमाएं जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है? मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैप प्रैक्टिस अगर आप करते होंगे तो वहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सीमा है, कौन से देश की सीमा है जो कि अफगानिस्तान के सीमा से लगती है, ठीक है। कौन सा, इसको हम मैप में देखते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान कहाँ है? अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, इंडिया, हमारा भारत यहाँ इंडिया है। जब भी हम मैप की बात करें तो मैप को हमें प्रैक्टिस करना होता है। ये इंडिया है, इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से देश की सीमा लग रहा है? यहाँ आप देखिए, यहाँ ईरान है, पाकिस्तान है, भारत से की भी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान नहीं है, यहाँ ताजिकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है। तो हमारे ऑप्शन में कौन कौन सा था? ऑप्शन में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तो ये दोनों नहीं है, ठीक है। ये और ये भी बिल्कुल नहीं है। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से लगती है। इस तरीके से 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? आपसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जून महीने का पहला पखवाड़ा, सेकेंड है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, थर्ड है जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा एंड जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब क्या होता है कि 15 दिन का जो गैप होता है ना, पहला पखवाड़ा मतलब 1 से 15 तारीख तक का, और दूसरा पखवाड़ा मतलब क्या होता है 15 से बाकी 30 डेज तक। तो आपसे पूछा गया उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, और उत्तरी गोलार्ध कौन सा है? जैसे कि ये ग्लोब है, 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर क्या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड इसके दक्षिण में साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। हमसे बोला गया है कि जो उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो सबसे बड़ा दिन याद कीजिए कब होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यहाँ आप इस बात से आप समझ सकते हैं, एक ट्रिक है उसको आप याद कर लीजिए। ये 0 डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यहाँ आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो सूर्य है ना लंबवत 21 जून को
सूर्य लंबवत होता है कहाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। और 0 डिग्री पे कब होता है सूर्य लंबवत, 0 डिग्री पे होता है 23 सितंबर, 23 सितंबर। फिर से 23.5 डिग्री साउथ में लंबवत कब होता है सूर्य, 23.5 डिग्री साउथ में सूर्य लंबवत कब होता है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 22 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद फिर से 0 डिग्री, ये सूर्य का सर्कल है ना, फिर से 0 डिग्री पे कब हुआ, यहाँ पे 21 मार्च, और ये रिपीट होते रहता है, फिर से 21 जून, उसके बाद फिर से 23 सितंबर, उसके बाद फिर से 22 दिसंबर। तो इस तरीके से हमने देखा कि 21 जून को 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सूर्य जो है लंबवत है। जब जब सूर्य लंबवत होगा उसी टाइम तो दिन सबसे लंबा दिन होगा ना, तो इस तरीके से जून का पहला पखवाड़ा तो नहीं हो, पहला पखवाड़ा मतलब कि 1 से 15 तारीख के बीच में, ये 21 जून है तो मतलब 15 से बाद में, तो ये जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में सूर्य जो होता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है आपको। फर्स्ट है वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। इन नदियों के बारे में बोला गया है कि उपयुक्त में से कौन सी नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी है। ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4 एंड केवल 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी की उद्गम कहाँ से है, ब्रह्मगिरी पर्वत से, महाराष्ट्र में है ब्रह्मगिरी पर्वत, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये जाकर कहाँ गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब हम देखें कि यहाँ इसकी सहायक नदी के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी सहायक, इसकी जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती और प्राणहिता, इसमें से जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें पेन्नार की, तो पेन्नार जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वंशधारा की, तो ये इसका उद्गम होता है उड़ीसा में, उद्गम होता है वंशधारा का। और इस तरीके से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्न में से किस घटना का विवरण था। आपसे पूछा गया है उल गुलान किस घटना का विवरण था। ऑप्शन दिया हुआ है 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपिला विद्रोह का, 1859 से 60 के नील विद्रोह का एंड 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में, और ये एक जनजातीय विद्रोह था और उसी का ये उल गुलान शब्द का यहाँ उल्लेख किया गया था। और उल गुलान मतलब क्या होता है, महान उत्पाद या महान उपद्रव होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि धार्मिक इतिहास के संदर्भ में फर्स्ट है स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, स्थावीरवादी जो है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की शाखा थी। थर्ड है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ आपको बताना है बौद्ध धर्म के संस्थापक तो आपको पता है महात्मा बुद्ध, और उनके जो बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान। तो महायान जो संप्रदाय था उसमें महात्मा बुद्ध को क्या
वज्रयान भी है जिसमें तांत्रिक वगैरह है। तो मेन रूप से दो है, महायान और हीनयान। महायान में महात्मा बुद्ध को मूर्ति पूजा के रूप में, उनको देवत्व रूप में यहाँ आपको बताया गया है, देवत्वारोपण के रूप में उनको पूजा किया जाता है। तो थर्ड तो कथन सही है। सेकेंड है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये भी सही है। फर्स्ट है स्थावीरवाद महायान बौद्ध धर्म की संप्रदाय से संबंध है, नहीं। स्थावीरवाद जो है महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये जो संबंधित है हीनयान, हीनयान बौद्ध धर्म के संप्रदाय से संबंधित है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्य। अस्पृश्य समुदाय मतलब छुआछूत, ठीक है। अस्पृश्य समुदाय को लेकर लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक, ये मासिक पत्रिका है विटाल विध्वंसक, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? फर्स्ट है गोपाल बाबा बलंगकर, सेकेंड है ज्योतिबा फूले, थर्ड है महात्मा गांधी एंड फोर्थ है भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए गोपाल बाबा वलंगकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कब प्रकाशित किया गया था? 1888 में फर्स्ट टाइम ये प्रकाशित किया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, मणिपुरी संकीर्तन के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, सेकेंड है केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। वाद्य यंत्र कौन सा? केवल करताल ही यहाँ केवल दिया हुआ है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है? फर्स्ट है 1, 2 और 3, सेकेंड है केवल 1 और 3, थर्ड है केवल 2 और 3 एंड फोर्थ है केवल 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे पूछा गया है मणिपुरी संकीर्तन के बारे में, तो यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, फर्स्ट कथन तो सही है। सेकेंड है कि यह केवल करताल नहीं है, करताल के अलावा और भी वाद्य यंत्र है जैसे कि ढोल, ठीक है, ये भी यूज किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल लिखा हुआ है इसलिए। नेक्स्ट है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं के वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया गया है, ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कथन सही है वो 1 और 3 कथन जो है सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मतलब पंचायतन मतलब क्या होता है? भारत की अगर हम संस्कृति की बात करें, सांस्कृतिक इतिहास की बात करें, तो पंचायतन मतलब क्या होता है? फर्स्ट है ग्राम के श्रेष्ठ ज्येष्ठ जनों की सभा एक होती है, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली और प्रशासनिक अधिकारी। तो पंचायतन क्या किससे संबंधित है? पंचायतन है मंदिर रचना शैली से संबंधित है, और ये इसमें मंदिर की जो रचना होती है वर्गाकार होती है मंदिर की रचना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन जो सही है? धन विधेयक के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट कथन है अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में के विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सेकेंड है धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। थर्ड है राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। थर्ड है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? यहाँ आपसे बोला गया है धन विधेयक के बारे में। आपको पता है कि धन विधेयक जो है उसके संदर्भ में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है, राज्यसभा के पास शक्तियाँ नहीं होती है धन विधेयक के मामले में। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है,
कथन सही है। नेक्स्ट है धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। थर्ड है कि राज्यसभा या तो धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे स्वीकार नहीं कर सकती, और ये भी कथन जो है सही है। ठीक है, अस्वीकार नहीं कर सकती। नेक्स्ट है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि जैसे कि धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है, ठीक है, अगर राज्यसभा को ऐसा लगा कि धन विधेयक में कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो वो सुझाव दे सकता है कि आपको सुधार करने की ज़रूरत है। अब ये डिपेंड करता है लोकसभा पे कि वो सुधार करना चाहे या ना करे, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कथन 4 गलत हो जाता है, तो 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? निजता का अधिकार पूछा गया आपके क्वेश्चन में। ऑप्शन है ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। तो निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? आपको पता है मौलिक अधिकार कौन कौन सी है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि निजता के अधिकार किसके तहत आता है। निजता का अधिकार आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? जैसे समानता की हम बात करें, समानता राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें, समानता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार है। और स्वतंत्रता की अगर हम राइट टू फ्रीडम की हम बात करें तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 19 से 22 में फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी के तहत आप अपने मनपसंद लड़के से या अपने मनपसंद लड़की के साथ आप शादी कर सकते हो, लाइफ पार्टनर चुनने के अधिकार होता है। तो निजता का अधिकार यही है, अनुच्छेद 21 में ऐसा उल्लेख किया गया है, अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। और ये 2017 में पुट्टास्वामी बनाम सर्वोच्च न्यायालय मामले के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति कैसी थी? 26 जनवरी 1950 के बारे में आपको बोला गया है कि उस समय जो भारत की वास्तविक स्थिति थी, कैसी संवैधानिक स्थिति कैसी थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य एंड संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति की अगर हम बात करें तो उस टाइम इसकी वास्तविक स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एंड अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, हमारे संविधान में। तो इसको ध्यान, लेकिन हमसे पूछा गया 26 जनवरी 1950 में कैसी थी, तो इसमें पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, समाजवादी भी नहीं था और अखंडता भी नहीं था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति के बारे में आपसे पूछा गया है, तो कौन सी है जो कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति, कमिटी ऑन पिटीशन।
तो कौन सी है समिति जो कि सबसे बड़ी है? तो यहाँ हम बात करें प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, टोटल 30 मेंबर होते हैं। और ये 30 मेंबर में से 30 ओनली ऑन लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। बाकी जो सदस्य हैं लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के एंड 7 जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? उच्चतम न्यायालय में अगर हम न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करना चाहे तो कौन कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सेकेंड है संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग। कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखिए कि भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त करने कौन करता है? नियुक्त राष्ट्रपति। लेकिन न्यायाधीश के सदस्य की संख्या बढ़ाने की अगर हम शक्ति की बात करें तो संसद के पास है। और वर्तमान में 52 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कौन है 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस BR गवई। तो ये अभी न्यूज में था कुछ दिन पहले, जस्टिस BR गवई, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। भूषण रामकृष्ण गवई, तो ध्यान में रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच, ठीक है।